अबे रिया बस यार. So guys, let's come back to the point of our podcast. भाई बोल. देखो यार, एक बात तो समझने वाली है कि women can't do everything a man can. They try to act like men but do a horrible job at it. 100%. Evolutionarily, their only job is to look good and cook good food when their man comes home after a long day of work. And if they're good looking and have a lot of followers on Instagram, they give stuff for free. And I genuinely don't believe that they should be given positions of power. Emotions तो कमांड होते नहीं, positions क्या कमांड करेंगी? लेकिन नहीं, आजकल it's all about equality. और equality की इतनी बात है तो why always women and children first? तब तो कोई कुछ नहीं बोलता. Now what you want is privilege, not equality. Men are natural providers, natural hunters. Females are. Biologically, they're meant to submit to men, take care of their children. It's their instinct. Me, I'm a man. I provide. Don't consider us equals. Bro, honestly, I don't even consider us alphas the same as those small, insignificant men who keep trying to defend their honor. मैंने कभी औरतों को कोई अहम काम करते नहीं देखा, तो मैं उनकी बातें क्यों सुनूं? Bro, exactly. I mean, they've never fought wars, never led armies. Women have been great assets to strong, high-value alpha men. But they've only ever been assets if they remembered their place. I'm not saying a woman can't work. I think it's great that they have hobbies. But it's not your job to earn. Yeah. I'm working hard and I'm suffering as a man for what? So I can provide. So I can have a happy, beautiful woman waiting for me. और इक्वालिटी की बात पे मर्दों की प्रॉब्लम्स के बारे में कौन बात करता है? We have to deal with all the financial situations. We have to move forward in the world to provide for you women. And nobody talks about the challenges faced by us. We do one thing wrong and you turn it into all that feminism shit. Where you're all our saints and we're just monsters. We do everything and then get blamed for nothing. Okay, I'm just explaining. अब बात क्या है ना, हमारे घर पे भी माँ है, बहन है, बाप काम करने देता है, खुश रहने देता है, रहने दो. वो खुश इसलिए है क्योंकि हम है ना, हम पैसा कमाते हैं, घर पे खाना लाते हैं, 3 टाइम की रोटी बनती है ताकि वो चैन से जी सके. देखो, औरतों ने जरूर कुछ ना कुछ तो करा है, पर अपन इस पे भी अग्री करता है कि मैंने कभी भी अपन मर लोग जैसा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, प्रॉपर लीडर किधर भी देखा ही नहीं. कितने सारे मर्द लोग का एग्जाम्पल ले सकते तुम लोग, पर बात जब औरतों पे आ जाए भाई मन में एक नाम भी नहीं आता. मेरे जैसा मेरा इधर भाई बोला, when have women leaded empire, I can't tell without Google. अरे भाई यार वो Google. Oh, and then they cry about not being CEOs. Exactly. कौन है? सिक्योरिटी? Who let you in भाई? क्या तुम्हारे नीच युग से मेरी निंदा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे तुच्छ बुद्धि ने कभी औरतों के ऐतिहासिक बलिदानों के बारे में सोचा है, समझा है? एक सेकंड भाई, तू है कौन? अभी समझाती हूँ. अब ये औरत समझाएगी हमको. तुम तीनों अब मेरे कठपुतली हो. ए लड़की, तुम रुको. गुमनाम होकर भी जो हमने कर दिखाया वो आज भी कर सकता है क्या कोई? स्वर्ग जैसा राज्य था मेरा गढ़वाल. जहां तक दृष्टि पहुंच सकती वहां तक भव्य ऊंचे पहाड़. पवित्र गंगा हमारे राज्य के पीठ से बहती थी. मैं रानी कर्णावती, या जैसे शाहजहां कहते थे, नाक काटी रानी. और क्यों ना कहते, उस जैसे आदमी ने कभी एक सामर्थ्यवान औरत को सहन करने की क्षमता देखी भी है?
गढ़वाल की रानी थी मैं, जब शाहजहां का डर मेरे राज्य के हर घर में बिन बुलाए मेहमान जैसे बैठा था। उसकी सेना हमारे द्वार पे थी जब अचानक मेरे प्रिय महाराज का देहांत हो गया। छोड़ गए वो मुझे एक 7 साल के पुत्र के साथ। राज्यसभा ने बना दिया उसे महाराज, मेरे मासूम से पुत्र को। पितृसत्ता की छाया में पूरा गढ़वाल मुरझा रहा था। फिर भी मैंने अपने राज्य का पालन एवं श्रान किया था। एक छोटी सी सेना के साथ बचानी थी अपनी चिंतित प्रजा को शाहजहां के आक्रमण से। रणभूमि में तो संख्या छोटी पड़ गई, तो मैंने मनोभूमि और रणनीति से अपनी चाल चली। पूरे भारत को पराजित किया होगा उसने, परंतु मैं तो इन्हीं शिवालिक पहाड़ों पे बचपन से इधर उधर भटकती थी। इधर ही तो मेरे पिताजी ने मुझे घुड़सवारी सिखाई थी। मैंने अपने शत्रुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सिपाहियों, इधर आओ, और तुम बैठ जाओ, इसके बाद तुम्ही से बात करनी है। शाहजहां हमारी माटी को उनकी लूट की बस्ती समझ बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि हम घुटने टेक देंगे, और क्यों? क्योंकि हम कम हैं। पर जो शत्रु संख्या गिनता है वो वीरता नहीं समझता। रणवीर, तुम्हारा तलवार उठाना अब सिर्फ एक युद्ध का हिस्सा नहीं, ये एक संदेश है। शाहजहां को बताना होगा कि गढ़वाल के पहाड़ों में सिर्फ वीर बसते हैं, गुलाम नहीं। भैरव, तुम हर घाटी का रास्ता जानते हो। आज रात हम उस हर अकेले भटकने वाले सैनिक को उसके शिविर तक नहीं, गढ़वाल की मिट्टी में सुलाएंगे। एक एक करके हर सैनिक की नाक काट के लौटनी है, ताकि जब सुबह हो उनका डर सूरज से पहले जाग जाए। केसर, याद रखना, ये नफरत का युद्ध नहीं, सम्मान का युद्ध है। जो अपनी भूमि की रक्षा ना कर पाए वो तलवार का बोझ उठाने लायक नहीं। जय धरती मां! जय धरती मां! मेरे सैनिकों ने उस रात गढ़वाल के पहाड़ों को अपने पांव की छाया से ढक दिया। तलवार की एक झटके से उनकी नाक काट दी जाती, और वो चीख भी नहीं पाते, क्योंकि उससे पहले हमारी सैनिकों की छुरी उनके गले तक पहुंच जाती। राजमाता, ये लीजिए। शाबाश! मैंने जो अपना था उसे त्याग और निर्दयता से उग्र रूप से रक्षा की। अपने हृदय के भावनाओं के भवंडर में ना बहकर मैंने अपने राजधर्म को निभाया था। और तुम, मैंने इतना कुछ सहा, मैंने इतने सब का सामना किया, और तुम बस इतने में ही चुप रह गई। धिक्कार है तुम पे। मी सावित्रीबाई फुले। पण ऐक माझं, तूने ये सही नहीं किया। यूं चुप क्यों रह गई मेरी बच्ची? तुझसे पहले कितनी औरतों ने खुल के बात करने के लिए क्या क्या नहीं दिया। अब मुझको ही देख ले। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, नाय गांव, अरे वही पुणे के पास गांव। घर की सबसे छोटी बेटी थी मैं, खेलती कूदती 9 साल की बच्ची थी, और यूं ही मेरी शादी करा दी गई।
तब तो ना समझ थी ना थी अक्ल कि ये मेरे साथ हुआ क्या। बाल विवाह तो स्वरूप में ही एक घिनौनी प्रथा है। एक बच्चा या बच्ची जिन्हें अभी दुनियादारी और रिश्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिनकी उम्र अभी बगीचों में खेलने की थी, उन्हें पता नहीं क्या क्या खेलना पड़ता है। अब सही कहती हैं सावित्री जी, हमारे समाज ने इन प्रथाओं से आगे बढ़ने में बहुत देर लगा दी और उन अंग्रेजों के आने की वजह से हमारी सारी दिक्कतें और उलझती गई। लेकिन आप जैसी औरतों ने तो अपने भाग्य से जंग लड़ी है, आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी राह पहचानने का एक मौका दिया है, और इनके समय तक तो ऐसी प्रथाएं सब बंद हो चुकी होंगी। लेकिन अगर आपकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई तो आपने ऐसा क्या किया? अरे पर बेटी, मैं थी उन कुछ सौभाग्यशालियों में से एक जिनके पति थे मेरे ही उम्र के। शादी के मंडप पे था एक मासूम 13 साल का लड़का, ना कि एक क्रूर और निर्दयी 30 साल का आदमी जो मेरी अनुभवहीनता का लाभ उठाकर मुझे केवल रसोई और घर तक ही सीमित रखता। मेरे दिन की हर एक छोटी चीज में भाती, जो भी नया सीखते मुझे और अपनी चचेरी बहन को घर आके पढ़ाते। क्या आजकल के आदमी ऐसा कर पाते? चलो माना अपनी बेटी को शिक्षित करते, अपनी बहन को भी, लेकिन पत्नी तो सबको विनम्र, सुशील और शांत स्वभाव की ही पसंद आती। उनकी मदद से मैं एक ऐसे स्थल पर पहुंच गई कि मैं योग्य बन पाई। अपने मित्रों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकी, और फिर मैं एक युवा महिला, दलित समाज की होकर भी भारत की सबसे पहली शिक्षिका और विद्यालय संचालिका बन गई। Education was my first act of defiance too. At a time where women could not even dream of a higher education, I went to London to study sociology. पर मैंने वहाँ जितना भी सीखा दुनियादारी के बारे में सीखा, पर मेरा दिल हमेशा भारत पर टिका है। बचपन से मैंने देखा कि कैसे ब्रिटिश राज के अंदर इंडस्ट्रीज, सोसाइटी और आइडेंटिटी कुचले जा रहे थे। आज़ादी केवल शासन को पुनः प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, आज़ादी सत्य को पुनः प्राप्त करने के बारे में थी, एक समाज की तरक्की के बारे में थी। लेकिन सावित्री जी, I must say, what you did was even more commendable and awe-inspiring. आपने जहाँ से अपनी शुरुआत की, But I mean why? आप दोनों ने पढ़ाई की and you went to London. मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। मेरा जन्म हुआ था मंगलपुरम के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। हम देश की प्रगति में विश्वास करते थे। मैंने जल्दी समझ लिया था कि असली प्रगति कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती, वो हौसला और बलिदान मांगती है। उन दिनों जब सब अपनी भूमिका स्वीकार कर रहे थे, तब मैंने अपनी खुद की राह पहचानी। लेकिन सावित्री जी को ऐसे अवसर नहीं मिले। अरे उनके खिलाफ तो समाज था। Yet she still persisted, which is something people like you and me cannot even begin to imagine. इतिहास में महिलाओं ने अपनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कई अनकही और अनसुनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मगर अंतर सिर्फ इतना था कि मैं नीच स्थल की थी। मुझे सिर्फ लड़ना नहीं, पहले अपने आप को समर्थ बनाना था। जब मैंने पहली बार शिक्षा देना शुरू किया, लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके, मुझ पर थूका, सिर्फ इसलिए कि एक दलित औरत शिक्षा दे रही थी। पढ़ने का केवल एक साड़ी साथ रखती थी, गंदी होती तो बदल लेती, मगर पीछे नहीं हटी, क्योंकि शिक्षा भी एक प्रतिकार है, आवाज उठाना भी एक लड़ाई है। हमारे खुद के ससुर जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगा हमारा काम शास्त्रों के विरुद्ध था, मगर हम पीछे नहीं हटे। हमने लड़कियों को पढ़ाया, अपने पाठशालाओं को सुधारा। उस समय तो सरकारी पाठशालाओं से बेहतर हमारी पाठशाला थी। And what happened next in your story? पार्टीशन ने हमारे जख्मों को और गहरा कर दिया था। रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ काम कर कर फरीदाबाद की बंजर जमीन को हमने महानगरी बनाई। उन्होंने अपने घर खो दिए थे, लेकिन अपने विकास की आशा नहीं।
और इन दिनों तो मैंने और भी बहुत कुछ खोते हुए देखा। हमारी संस्कृति, हमारी कला, the same foreign forces that had once forced us to wear their foreign clothes were now erasing our karigars. मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। Reviving handlooms and restoring the dignity of our artisans became my new fight. The All India Handicrafts Board was not just an institution, it was the lifeline of thousands struggling to hold on to their identity. मुझे हमेशा से विश्वास था कि कोई भी कला और संस्कृति किसी भी क्रांति जितनी शक्तिशाली है। इससे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थानों का निर्माण किया। Our political freedom was meaningless without the preservation of our cultural identity. बेटी, तो जैसा को देखती हूँ तो दिल में एक संतोष पाती हूँ कि शायद मेरी कुछ कोशिशों से इस देश को तुझ जैसी औरत का पुण्य प्राप्त हो। आणि तू ते शांता बसलीस? चुप रहने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये दुनिया हमेशा औरतों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी। मगर याद रखना बेटी, तेरी आवाज महत्वपूर्ण है। तू बस अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए बोल जिसकी आवाज दबाई गई है। आवाज उचलायचा, समजलं ना? आता नाही तर कधी। मेरा सबसे बड़ा सम्मान था वो औरतें जो आज बिना डरे आगे बढ़ रही हैं, जो हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं जैसे मैंने कभी बनाई थी। So then why didn't you raise your voice? If not for anyone, then for yourself. And if you still can't find your voice, I have the perfect person in mind to tell you all about how much power a woman's voice can hold. एक औरत वही चिड़िया है जो अगर अपने पिंजरे के दरवाजे खोल दे और बाहर हवाओं में उड़ान भर ले तो दुनिया उसे पागल कहती है। देखो भाई, जुल्म की कई शक्लें होती हैं। जैसे फूले ने जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर एक औरत तो हर जुल्म के बीच में पिसती है। ना जिंदगी उसकी अपनी, ना मौत। अब लोग मुझे याद करते हैं मेरी बेहया कहानियों के लिए, मेरे मुकद्दमों के लिए, पर मैंने जो कर दिखाया उस पर नजर कौन डालता है? मैंने वो दरवाजे तोड़े जिनके पार एक औरत का कदम रखना गुनाह था। वो लिख डाला जिसे मर्दों ने नाजायज करार दिया था। एक बंद समाज में औरतों के लिखने की जगह बनाई, वो भी इस्मत चुगताई की तरह, बिना शर्म, बिना झुके। और मुझसे पहले भी जब मैंने कलम उठाई तो लोगों ने सोचा, जरूर कोई मर्द होगा जो इस नाम के पीछे छुपा है, क्योंकि भाई कमाल करना तो बस मर्दों की बपौती है ना। एक औरत के हाथ से लिखा कभी कुछ बड़ा कैसे हो सकता है? साहित्य की दुनिया मर्दों की दुनिया थी। मर्दों ने औरतों पर लिखा भी था जहां वो गुड़ियों की तरह मीठी, मासूम, बेगुनाह दिखती थी। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आवाज नहीं। या तो वो त्याग की मुहूर्त बनकर खड़ी थी या बदचलन, बेहया और शरीर कहकर किनारे लगा दी गई। ये औरतें बस हुस्न थी, जिस्म थी, मर्द की हसरतें थी, मर्द की जायदाद थी। या तो वो मासूम थी या चालाक, कोई बीच का रास्ता नहीं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? मगर मैंने औरतों को आवाज दी। एक ऐसी औरत जो चाहती थी, जीती थी, लड़ती थी, हंसती थी, खुलकर बोलती थी, ख्वाब देखती थी। मैंने उन्हें लफ्ज दिए, आवाज दी। मर्दों ने सदियों तक औरतों को कहानियों में छायाओं की तरह, बलिदानों की तरह, चुपचाप जीने वालों की तरह लिखा, मगर मैंने उन्हें जिंदा बना दिया। But wasn't the time back then very anti-women? Didn't these so-called entitled men not try to pull you down or harm you? इसके लिए इन लोगों ने मुझे फुहड़
सबसे बड़ा खतरा मैं नहीं, वो औरतें थी जो मेरी कहानियों में खुद को खोज रही थी। सच तो ये है, मर्दों ने सदियों तक औरतों को बेआवाज, बेजान, बेजुबान बना रखा, मगर मेरी लिखी औरतें अपनी सहन शक्ति से ही भरी थी। इसके लिए उन्होंने मुझे बदनाम किया, मुझ पर मुकदमे लगाए, मगर मेरी कलम नहीं रुकी। मैंने 8 किताबें लिखी, फिल्मों में अपनी कहानियों से छाप छोड़ी, आलोचक मेरी जुबान को गाली देते रहे, मगर उनके पास पद्मश्री नहीं था, मेरे पास था। पर आखिर में धीरे धीरे मेरे दिमाग ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया। अल्जाइमर की बीमारी ने मेरी सबसे बड़ी ताकत को मेरी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। मगर मेरा काम जमाने में वो काम कर रहा था जिसे ये अनगिनत कोर्ट केस कभी ना रोक पाए। But I didn't want to be a shadow. I wanted to set fire to the silence. So let them remember me however I want. Scandalous, obscene, improper. But let them also remember this. I was never just writing stories. I was making space. I was making history. And ठीक है? And as I was saying, this change in women is something they will never be able to erase. They associated Chugtai with never-ending court cases. But the truth is, Ismat Chugtai had already paved the way. My words, they had already done what they needed to do. The door had been cracked open for the woman who would come after me. Are they gone now? I think it's safe to come back. Yeah. अरे चलो यार, क्यों रिस्क लेना है? चलो चलो वापस चलो। Oh yeah, it's always safe for men like that. You know what's funny? I've heard this all before. Maybe not in a podcast with microphones and fake sense of authority, but I've heard it. You're overreacting. Just ignore them. Don't make a big deal out of it. You know what's crazy? I almost believed them when they sat there laughing at me, calling women weak. And I almost nodded along. You know why? Because I've heard it before. I've been told to calm down. I've been told to not take things so seriously. I have been told to smile more, to stop making everything about gender. I have been told my problems aren't even real problems. When a boy followed me home, I was told to dress differently. When a man spoke over me in the class, I was told to let it go. When I worked twice as hard to be taken half as seriously, I was told to be grateful that I was even given the chance. And when I read about those girls who couldn't even finish their school because their dreams weren't as important as their brothers, and then they sit there saying, "We have it easy." And when I finally dared to speak, when I finally dared to say, "Hey, this isn't fair,"
supposed to be. Maybe if I smile enough, nod enough, stay quiet enough, things will be easier. But then I listened. I really listened to stories of women who refused to stay quiet. Women who were mocked, threatened, punished, but still they spoke, still they fought, still they stood. And I thought, why am I apologizing? Why am I making myself smaller to make men like them feel comfortable? Why am I questioning my strength when everything I've been through proves I'm anything but weak? Enough. I am done shrinking myself to make men like them feel comfortable. I am done second guessing, apologizing, and waiting for a turn that will never come until I take it myself. Because the women before me, they weren't born strong. They were made strong by a world which tried to break them apart. And now I get it. Strength isn't always strength isn't never being scared. Strength is being scared and speaking anyway. Strength is knowing that they will never understand how it is like to be me, but refusing that to let that stop me. So no, I am not overreacting. I am not making a big deal out of nothing, and I am not difficult. I am here. I am taking up space, and I am speaking, and I'm done apologizing for it. They can say whatever they want. They'll keep talking. They always do. But now, so will I. And this time, they will hear me.